हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज चौथा दिन है रशिया के यूक्रेन इन्वेजन का और कई सारी जो न्यूज़ है वो निकल कर सामने आ रही हैं। ज़्यादातर यूक्रेन को फेवर कर रही हैं और ऐसा लगता है कि यूक्रेन द्वारा सक्सेसफुली रशियन फोर्सेस को काउंटर किया जा रहा है और अच्छी खासी डैमेज जो है वो इन्वेडिंग फोर्सेस को देने में सक्षम रहे हैं। तो इनके नंबर्स पर भी अभी हम आएंगे। कुछ नंबर्स जो हैं वो ऑफिशियली रिलीज करे गए हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी की। स्टोरी है घोस्ट ऑफ कीव की। तो इस स्टोरी में एक यूक्रेनियन मिग-29 है जो कि मॉडर्न टाइम का एस फाइटर है और कहा यह जाता है कि इसके द्वारा 2 Su-35, एक Su-27, एक मिग-29 और 2 Su-25 शूट किए गए हैं। तो इस चीज़ को वाइडली स्प्रेड किया गया, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया में, और ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चली और कहा यह गया कि जो घोस्ट ऑफ कीव यानी कि जो पायलट मिग-29 उड़ा रहा था वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप का पहला एस है। तो इस पर हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। जो यूक्रेन के मिग-29 हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस मिग-29 नहीं है। जो रशियन मिग-29 हैं उनको SMT स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया गया है, पर ये जो मिग-29 हैं ये एक्चुअली सोवियत एरा के हैं और इनको अपग्रेड किया जाना था, जिसके लिए बात 2020 यानी कि पिछले साल से ही चल रही थी। इनको एल्बिट सिस्टम द्वारा अपग्रेड किया जाना था, पर वहाँ पर बात अभी पहुँच ही नहीं पाई। बाकी पहले इनको अपग्रेड किया गया था, पर वो खाली इनको ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी देने के लिए किया गया था। तो अगर कंपैरेटिवली देखें, इनके जो मिग-29 है वो कहीं से भी मैच नहीं करते रशिया के Su-35 को, मिग-29 को, Su-27 को। हाँ, Su-25 को ये शूट कर सकता है क्योंकि वो एक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है और उसमें लिमिटेड टू नो एयर टू एयर कैपेबिलिटी है। पर फिर भी हम मिनिमम पॉसिबिलिटी को कंसिडर करते हुए अगर ये मान के चलें कि एक मिग-29 ने इन 6 एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया है, तो उसके लिए भी हमें यह मानकर चलना पड़ेगा कि ये एयरक्राफ्ट एक बार में 6 मिसाइल को कैरी कर सकता है और सारी की सारी मिसाइल्स ने अपने टारगेट को हिट किया है। तो Su-35 और मिग-29 के साथ साथ जो Su-27 रशियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं वो इस एयरक्राफ्ट से बेटर हैं। तो अगर हम घोस्ट ऑफ कीव की स्टोरी को सच मानकर चलें तो ये तभी पॉसिबल है जब यूक्रेनियन मिग-29 काफ़ी लो बिल्डिंग्स के बीच में फ्लाई करता हुआ अपने आप को ग्राउंड क्लटर में छुपाता हुआ एनिमी रडार से अपने आप को एकदम से एक्सपोज करता है, शूट करता है, उसके बाद फिर डक करता है। और ये सेम प्रोसेस कम से कम लगभग 4 बार आपको करना पड़ेगा Su-27, Su-35 और मिग-29 जैसे फाइटर्स को शूट करने के लिए। बाकी Su-25 डिफेंसलेस हैं आपके मिग-29 की कैपेबिलिटी के सामने, तो उनको शूट किया जा सकता है। तो अगर आप इसको बिलीव करने के लिए तैयार हैं कि ऐसी फ्लाइंग करी गई होगी तो आप घोस्ट ऑफ कीव की स्टोरी पर बिलीव कर सकते हैं। बाकी इस पर और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने स्पॉन्सर का एक छोटा सा मैसेज देख लेते हैं। अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से एक बहुत अच्छा टेस्ट आया है जिसके साथ बहुत अच्छे ऑफर्स हैं। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं पे करना है। आप टेस्ट को दे सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप टॉप 50 पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको JBL के हेडफोन से लेकर बोट स्मार्ट वॉच, गूगल होम मिनी और अमेजोन के वाउचर्स मिल सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने के भी चांसेस हैं। तो ये 50 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और ये 6 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा दोपहर में 12 बजे। बाकी अगर आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं CDS के लिए तो परीक्षा CDS प्रैक्टिस बैच जो है वो 2 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। बाकी FCAT 2 का जो बैच कोर्स है वो 23 फरवरी से स्टार्ट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही NDA के लिए कॉम्बैट NDA के नाम से जो प्रैक्टिस बैच है वो भी 23 फरवरी से चालू है। अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो गोदावरी नेवी का जो प्रैक्टिस बैच है वो भी 23 फरवरी से स्टार्ट है, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये बैच कंटिन्यू है। हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 को यूज़ करिए, इसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन में, चाहे आप प्लस ले, आइकॉनिक ले, लॉन्ग टर्म के लिए ले या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पर जो प्राइस रेंज है उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। NDA सब्सक्रिप्शन के लिए, सिमिलरली एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के सब्सक्रिप्शन के लिए। इससे जुड़े जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपकी तैयारी को लेकर बेस्ट ऑफ लक। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि किन कंडीशन में जो घोस्ट ऑफ कीव की स्टोरी है वो सच हो सकती है, और हमारे हिसाब से वो कंडीशन जो है वो हाइपोथेटिकली है और वो रियलिटी तभी हो सकती है जब रशिया की साइड से बच्चे फ्लाई कर रहे हों। क्योंकि अगर फैक्ट पर बेस्ड होकर चीज़ों को देखें तो एक इन्फीरियर एयरक्राफ्ट से बेटर एयरक्राफ्ट को खाली पायलट की स्किल पर शूट किया जा सकता है, लेकिन वो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हो सकते हैं, पर 6 एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। पर इस स्टोरी को इतना फैलाने का फ़ायदा क्या हुआ? इस स्टोरी को फैलाने का फ़ायदा ये हुआ कि जो लोकल यूक्रेनियंस हैं उनका मोराल बूस्ट हुआ
और जो रशियंस हैं उनके मोराल को गिराने की कोशिश करी गई। तो जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो यूक्रेन की तरफ से काफ़ी अच्छी तरीके से लड़ी जा रही है और उनको वहाँ पर पूरा सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज का। इवन CNN जैसी जो न्यूज़ एजेंसी है वो इनकी रिपोर्ट्स को रिपीट करके बार बार प्ले कर रही हैं और इनके नैरेटिव को आगे प्रोपोगेट कर रही हैं। इवन घोस्ट ऑफ कीव की स्टोरी को सच बताने के लिए एक DCS वीडियो को भी रिलीज किया गया ऑफिशियली, जिसको वाइडली शेयर किया गया और बाद में पता लगा कि वो एक DCS वीडियो था। तो ऐसा लगता है कि ये जो घोस्ट ऑफ कीव स्टोरी है ये इंस्पायर्ड है DCS की द घोस्ट शॉर्ट फिल्म से, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म है जिसको DCS पर बनाया गया है। और ये एक इराकी MiG-29 पर है जो कि आउट ऑफ नोवेयर अपीयर होता है, अपने टारगेट्स को हिट करता है और खुद हिट होने पर दोबारा से वापस आ जाता है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। और इसको एक्चुअली रिलीज किया गया था पिछले साल अप्रैल में। तो ये करीबन 1 साल पुरानी स्टोरी है और ऐसा लगता है कि ये जो घोस्ट ऑफ कीव है वो इसी पर बेस्ड है। तो ऐसे कई क्लेम्स हैं जो यूक्रेन की साइड से करे जा रहे हैं और उनको अच्छा खासा प्रमोट भी किया जा रहा है। तो यूक्रेन का ये दावा है कि उनके द्वारा करीबन 4300 रशियन सोल्जर्स को मारा गया है और अराउंड 146 टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। पर इसको बैक करने के लिए कोई प्रूफ यहाँ पर रखा नहीं गया है। साथ ही साथ कई रशियन सोल्जर्स को कैप्चर भी किया गया है और उनके वीडियोस बनाकर इनके द्वारा सोशल मीडिया में सर्कुलेट किए जा रहे हैं। तो जिस लेवल पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ी जा रही है यूक्रेन के द्वारा, कम से कम वहाँ पर इन्होंने रशिया को डिफीट किया है। तो ये हेल्प करेगा इनके सिटीजन के मोराल को हाई रखने में और इसके कॉन्ट्रास्ट में जो रशियन सिटीजन्स होंगे उनके मोराल को गिराने में। तो इसमें इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है वेस्ट का, जो कि इनके प्रोपेगेंडा को और ज़्यादा प्रोपेगेट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और ये एक लेसन है दुनिया के लिए कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से कितना फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ यूक्रेन के सपोर्ट में फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी भी सामने आई हैं जिन्होंने काफ़ी रशियन अकाउंट्स को बंद भी किया है। साथ ही साथ जो मोनेटाइजेशन है रशियन न्यूज़ चैनल्स का उसको भी रोक दिया है। और ये सेम ट्रेंड जो है वो हमें ट्विटर पर भी नजर आ रहा है। तो वेस्ट द्वारा अपनी सॉफ्ट पावर को भी यूज किया जा रहा है रशिया को काउंटर करने के लिए, जो कि एक्चुअली एक एग्जांपल है कि फ्यूचर की वॉर कैसे लड़ी जाएंगी। साथ ही साथ ये भी शो करता है कि जितना हम वेस्टर्न कंपनीज पर, उनकी सर्विसेज पर रिलाय करते हैं, अगर हम वेस्ट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमें भारी नुकसान होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। और यहाँ पर चाइना को फ़ायदा होगा क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही उनकी सर्विसेज से डिस्टेंस बनाकर रखा है। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो जो रशियन फोर्सेस हैं वो अभी तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाई हैं, क्योंकि अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है वो यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा मिल रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके के वीडियोस बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रशियन फोर्सेस जो हैं वो सिविलियंस को टारगेट करने के लिए नहीं आई हैं और उनके द्वारा कोशिश करी जा रही है कि कम से कम सिविलियन कैजुअलिटी हो। और यही रीज़न है कि इतनी ज़्यादा फायर पावर होने के बावजूद कीव को कैप्चर करने में इतना समय लग रहा है, क्योंकि रशिया अपनी पूरी पावर को यूज़ नहीं करना चाहता। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं रशिया पे, जिसके अंतर्गत स्विफ्ट सर्विस से बैन किया जा सकता है इनके कुछ बैंक्स को। पर यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको बैलेंस में किया जा रहा है। वो रशिया को ऐसी सिचुएशन पर नहीं ढकेलना चाहते जहाँ पर व्लादिमीर पुतिन अपने संयम को खोकर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको यूरोप की तरफ तान दें, क्योंकि जितना उनको दुनिया समझ पाई है ये कोई बड़ी बात नहीं है और इस पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। तो ओवरऑल यहाँ से जो लर्निंग एक्सपीरियंस इंडिया का है वो ये है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अपनी जनता का मॉरल सपोर्ट चाहिए तो सोशल मीडिया पर एक्टिव होना और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।